तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लोकिसम के चैप्टर नंबर 412 के बारे में। और अगर आपको एनिमेज और मानवास की एक्सप्लेनेशन देखना अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं एक बड़े से टेनिस कोर्ट का सीन, जहाँ पे अभी यूजिन खेलते हुए मैंडियोक से बोल रहा होता है, हे, क्या तुम्हें इस बात पे पूरा यकीन है कि तुम बिग डील से फाइट करना चाहते हो? मैंडियोक कहता है, हाँ, मुझे पूरा यकीन है, और मुझे यकीन क्यों नहीं होगा। यूजिन कहता है, तुम्हें फाइट करे हुए काफी समय हो गया है, मैं बस सोच रहा हूँ इतने समय के बाद फाइट करने में तुम्हें थोड़ा अजीब महसूस होगा। मुझे माफ करना मैंडियोक, मैं जानता हूँ तुम्हें फाइट करना कितना ज्यादा बेकार लगता है, लेकिन इस बार हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। इस बार हमें अपनी पावर का इस्तेमाल करना ही होगा। मैंडियोक कहता है, मुझे इस बात से कोई भी एतराज नहीं है। यूजिन कहता है, बिग डील उससे ज्यादा ताकतवर है जितना तुम सोचते हो। मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी चिंता है मैंडियोक। मुझे नहीं पता तुम ये कर पाओगे या फिर नहीं। मुझे बताओ, मुझे तुम्हारी चिंता करने की जरूरत नहीं है ना? मैंडियोक इसके बाद अपने रैकेट से घुमा के एक बॉल पे शॉट मारता है, और इस एक शॉट से ही जो बॉल होती है वो फूट जाती है। इसके बाद मैंडियोक कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं अपनी ताकत को कंट्रोल कर लूंगा। अभी जो मैंडियोक होता है उसका रैकेट भी टूट चुका होता है। यूजिन कहता है, खैर अभी भी मुझे तुम्हारी बात में यकीन नहीं आया है, और इस बंदे ने एक ही शॉट में रैकेट और बॉल दोनों को ही तोड़ दिया है, तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि ये बंदा कितना ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रियोहे को। रियोहे जापानीज भाषा में कहता है, तो ठीक है, चलो करते हैं इसे। रियोहे मित्सुकी का दरवाजा खटखटाते हुए कहता है, हे मित्सुकी, क्या तुम सुन रही हो? मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे चेयरमैन आए थे। वैसे हमने ज्यादा जरूरी बात नहीं करी, लेकिन मुझे लगा मुझे तुम्हें बता देना चाहिए। यूजिन बिग डील के ऊपर अटैक करने की सोच रहा है, और सेकंड एफिलिएट के पास और कोई रास्ता नहीं है, उसे यूजिन के साथ जाना पड़ेगा। जो मैं असल में कहना चाहता हूँ वो ये है कि अगर हम लोग बिग डील से फाइट करने के लिए जाते हैं तो हमारी फाइट शिबा इनू से भी हो सकती है। अगर मेरी दोबारा से उसके साथ फाइट होती है तो मेरा उसको मारने का कोई भी इरादा नहीं है, लेकिन मैं चुपचाप से खड़ा होकर सब कुछ देखता नहीं रहूंगा। अगर मेरे लोगों को चोट पहुंची, तुम चाहो तो मुझसे नफरत कर सकती हो, लेकिन मैं चुपचाप से खड़ा होकर सब कुछ ऐसे नहीं देख सकता। इसके बाद रियोहे यहाँ से जाते हुए अपने मन में बोल रहा होता है, आज फिर से मित्सुकी ने मेरे लिए दरवाजा नहीं खोला। लेकिन तभी मित्सुकी अचानक से दरवाजा खोल देती है और कहती है, तुम सच में पागल हो? आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे नफरत करूंगी? कुरोदा रियोहे, तुम अपना ख्याल रखना, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ पे तुम्हारी किससे फाइट होगी। बस मैं चाहती हूँ तुम सही सलामत वापस आ जाओ, और ये मैं तुमसे रिक्वेस्ट नहीं कर रही हूँ, ये मेरा ऑर्डर है। ये सुन के जो रियोहे होता है उसके चेहरे में स्माइल आ जाती है, और वो यहाँ से जाते हुए अपने मन में बोल रहा होता है, बहुत अच्छे, अब मेरे पास रीजन है हार ना मानने का। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जाइलंग को, जो अभी थर्ड एफिलिएट में आ रखा होता है, और उस जगह को ध्यान से देख रहा होता है जहाँ पे वो पहले हारा था। जाइलंग को याद आ रहा होता है कि इसी जगह में जेक ने उसको हराया था। इसके बाद जाइलंग अपना बैग उठाता है और यहाँ से निकल लेता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ल्यूहा को, जो भी बोल रही होती है, लगता है मैं बिल्कुल सही थी, वर्कर्स हमारे ऊपर अटैक करने आ रहे हैं। तो जितनी भी जानकारी मेरे पास है उस सारी जानकारी को मिला के मेरे दिमाग में बस एक ही चीज आई है, और वो ये है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। जरा वर्कर्स के नंबर के बारे में सोचो, वो हमसे काफी ज्यादा हैं, और अगर वर्कर्स के बाकी के एफिलिएट भी उनके साथ मिल जाते हैं तब तो वो और ज्यादा हो जाएंगे। वर्कर्स के पास उनकी 3 से भी ज्यादा एफिलिएट्स हैं, लेकिन वर्कर्स के नंबर ही हमारे लिए बस एक प्रॉब्लम नहीं है। वर्कर्स के सारे खतरनाक फाइटर्स हमारे ऊपर टूट पड़ेंगे। प्लेन बैच से लेके ब्लैक बैच तक सारे के सारे लोग बिग डील के ऊपर अटैक करने के लिए आएंगे। हम नंबर्स में भी उनसे कम है, और स्किल्स के मामले में भी उनसे कम है। उनके पास ऐसे काफी सारे लोग हैं जिनके पास कमाल की स्किल्स हैं, और अब तो हॉस्टल भी उनके साथ मिल चुकी है। हमारा उनसे जीतने का अब कोई भी रास्ता नहीं है। तभी जेसन जेक को कहता है, जेक, तुम शीनू को कॉल क्यों नहीं करते, उसको यहाँ पे बुलाओ। और जेक को पल याद आ रहे होते हैं जब वो शीनू को अलविदा कह रहा था यहाँ से। जेक शीनू को कहता है, तो तुम यहाँ से सच में जा रहे हो? शीनू कहता है, मैं इस बारे में काफी ज्यादा लंबे समय से सोच रहा था, मुझे लगता है मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक रहेगा। जेक कहता है, तुम जानते हो तुम हमारे साथ यहाँ रह सकते हो। शीनू कहता है, जेक, अब बिग डील के बॉस तुम हो, मैं तो इस जगह को बहुत पहले ही छोड़ के जा चुका था, और ऊपर से इस जगह के 2 बॉस नहीं हो सकते। अगर मैं यहाँ पे रहूंगा तो कंफ्यूजन ही क्रिएट होगी, इसलिए मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। जेक कहता है, तो तुमने डिसाइड कर लिया तुम कहाँ जाओगे? शीनू कहता है, हम यहाँ से ज्यादा दूर नहीं जा रहे हैं। जेक, मेरे भाई, तुम हमारी बिल्कुल भी चिंता मत करना, बिग डील अब पूरी तरह से तुम्हारी हो चुकी है, और मेरी बेबी का मेरे लिए ख्याल रखना। वो कार मेरे पास काफी ज्यादा लंबे समय से थी। और शीनू को यहाँ से जाता देख यहाँ पे
जितने भी लोग होते हैं वो इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद शीनू कहता है, हे आखिर तुम लोगों को क्या हुआ? तुम तो ऐसे इमोशनल हो रहे हो जैसे हम एक दूसरे को कभी देखेंगे ही नहीं। उदास मत हो, हम जल्दी ही मिलेंगे और तुम खुश रहना। इसके बाद शीनू यानोई के साथ यहाँ से चला जाता है और यही बातें सोचते हुए जो प्रेजेंट मोमेंट में जेक होता है वो जेसन को कहता है, फाइनली शीनू अब अपनी जिंदगी में खुश है, हमें उसे परेशान नहीं करना चाहिए। और जेक यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी जो ल्यूहा होती है कहती है, हे जेक, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? हम यहाँ पे कुछ बात कर रहे हैं। जेक कहता है, मुझे किसी से मिलने जाना है। ल्यूहा कहती है, क्या फिर से? तुम अभी कुछ समय पहले तो उस इंसान से मिलने गए थे। जेक कहता है, वो काफी ज्यादा बिजी इंसान है, मैं पहले उससे मिल नहीं पाया था। ल्यूहा कहती है, आखिर वो इंसान है कौन? तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बिग डील के कुछ बंदों को जो आपस में बात कर रहे होते हैं। हे, तुमने सुना है वर्कर हमारे ऊपर किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। वो हॉस्टल को पहले ही हरा चुके हैं और उनका अगला शिकार है बिग डील। हे, क्या हम सब सुरक्षित रहेंगे? मैंने सुना है कि हॉस्टल ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया है। इस हिसाब से तो मुझे लगता है बिग डील का सफाया हो जाएगा। लेकिन तभी इनके सामने जैरी आ जाता है और ये जैरी को देख के डर जाते हैं। ये लोग जैरी को कहते हैं, जैरी, हम लोग तो बस क्या ये बात सच है कि वर्कर्स हमारे ऊपर सच में हमला करने के लिए आ रहे हैं? और जैरी अपने साथ के इन बंदों की हालत देखते हुए अपने मन में बोल रहा होता है, जेक, मुझे लगता है इस बार हम काफी बड़ी मुसीबत में हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आज भी उस दिन के बारे में नहीं भूला हूँ। वो दिन जब मैंने तुम्हारी तलवार बनने की कसम खाई थी। और जैरी ने जेक की तलवार बनने की कसम बचपन में ही खा ली थी। इसके बाद जैरी अपने साथ के बंदे के सर पे हाथ रखता है और एक स्माइल के साथ कहता है, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि जब तक मैं खड़ा हूँ तब तक बॉस जेक का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जेसन और ब्रैड को, जो कि अभी समुद्र के किनारे होते हैं। अभी जेसन कहता है, यो हिप्पो, बॉस जेक के पास भी कोई प्लान नहीं है ना? मैंने सही कहा ना? ब्रैड कहता है, मैं बॉस जेक को इस बात के लिए दोष नहीं देता, क्योंकि हमारा सामना इस वक्त वर्कर से है और वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। जेसन कहता है, अगर बिग डील खत्म हो गई तो तुम क्या करोगे? ब्रैड कहता है, मैं अपने होम टाउन वापस चला जाऊंगा। जेसन कहता है, क्या दोबारा से आलू की खेती करेगा? ब्रैड कहता है, हाँ, उन्हें मेरी जरूरत पड़ेगी खेती बाड़ी में। इसके बाद जेसन कहता है, लेकिन हिप्पो, अभी तो हमने अपनी पूरी कोशिश भी नहीं करी है, हमें इस तरह से हार नहीं माननी चाहिए, हम इस तरह से बिग डील को खत्म नहीं होने दे सकते। ब्रैड कहता है, बिल्कुल, मैं भी यही सोचता हूँ। जेसन कहता है, तो ठीक है, चलो वर्कर्स को दिखा देते हैं कि बिग डील का नंबर 3 और नंबर 4 कितना ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यूजिन और सैमुअल को। यूजिन कहता है, बिग डील के पास अब गिने चुने दिन ही बचे हैं, लेकिन अगर ये उस समय की बात होती जिस समय मैं जेल से बस छूटा ही था तो कहानी यहाँ पे अलग होती। लेकिन उस समय वर्कर्स की सिचुएशन भी काफी ज्यादा अलग थी अभी से। वैसे मैं ये देख के काफी ज्यादा हैरान हूँ कि तुम भी बिग डील के शिकार में शामिल होना चाहते हो। क्या तुम्हें पूरा यकीन है जेक किम को देखने के बाद तुम अपना फैसला नहीं बदलोगे? सैमुअल कहता है, नहीं चेयरमैन, बिल्कुल भी नहीं, मैं आपके इस एहसान का बदला कभी भी नहीं चुका पाऊंगा। यूजिन कहता है, क्या एहसान? मैं तो तुम्हें बस एक कार दे रहा हूँ, मैं बस तुम्हें इनाम दे रहा हूँ तुम्हारी मेहनत के लिए। सैमुअल कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन। यूजिन कहता है, और हाँ, आगे से फायर एक्सटिंग्विशर्स का ध्यान रखना। लेकिन तुम्हारा चेहरा इतना ज्यादा उदास क्यों लग रहा है? क्या कोई बात है? सैमुअल कहता है, बिग डील का शिकार, मुझे लगता है इसमें चीजें कुछ ज्यादा ही अच्छी चल रही हैं। जिस जेक किम को मैं जानता हूँ उसका अगला कदम पता लगा पाना बहुत मुश्किल है। मुझे इस बात की चिंता है कि जेक किम जरूर कोई ना कोई तो चाल चल रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का सीन, जो कि होती है HNH ग्रुप की, यानी कि चार्ल्स चोई की। अभी इस बिल्डिंग की छत में पहुँचता है जेक किम और कहता है, तो फाइनली हम मिल ही गए। तुमसे मिलना सच में एक सम्मान वाली बात है, क्योंकि आखिरकार तुम ही वो इंसान हो जिसने 4 बड़ी गैंग्स को बनाया था, मिस्टर चार्ल्स चोई। और चार्ल्स अभी मजे से बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होकर वहाँ के नजारे देख रहा होता है। जेक कहता है, चार्ल्स चोई, क्या मुझे तुम्हें तुम्हारे पुराने नाम से बुलाना चाहिए? द प्री जनरेशन ऑफ फिस्ट, गैप्रियोंग किम की फिस्ट के दूसरे नंबर के इंसान। एलाइट, मेरी मदर ने मुझे तुम्हारे बारे में काफी कुछ बताया है। मेरी मदर ने मुझे बताया था मेरे फादर और तुम जवानी के दिनों में साथ में मिलकर लड़ते थे। आखिर एक गैंगस्टर आज इतनी बड़ी कंपनी का CEO कैसे बन गया? मेरे फादर एक पॉलिटिशियन बनने से पहले ही मर गए थे। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं हूँ जेक किम, गैप्रियोंग किम का बेटा। और जेक अभी स्टाइल में सोफे में बैठ जाता है। इसके बाद एलाइट यानी कि चार्ल्स चोई सोफे में बैठते हुए कहता है, मैं तुमसे बस मिंशन की रिक्वेस्ट की वजह से मिल रहा हूँ। मैं देख पा रहा हूँ तो अपने बाप की ही तरह घमंडी है। मैं ये देख के काफी ज्यादा हैरान हूँ
कि गैब्रियोंग किम का बेटा मुझसे मिलने आया है और ऑब्वियसली तू मेरा हाल चाल पूछने तो नहीं आया होगा, तू यहाँ पे बिजनेस के लिए आया है। तो ठीक है, क्या अब हम वर्कर्स के बारे में बात करना शुरू करें? अभी जो जेक है वो चार्ल्स चोई से मिल रहा है, इसका मतलब जेक कुछ ना कुछ तो प्लानिंग कर रहा है और ये प्लानिंग वर्कर्स के लिए भारी पड़ सकती है। तो खैर ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर पाओ। और अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।